जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के पार्लियामेंट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले वाले टॉपिक्स के अंदर हमने क्या कंप्लीट किया है, हमने प्राइम मिनिस्टर को कंप्लीट किया है। वी हैव आल्सो डन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वी हैव आल्सो डन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वी हैव आल्सो डन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में सब कुछ देखा, हमने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में सब कुछ देखा। आज हम बात करते हैं इंडिया के लेजिस्लेचर की, जो इंडिया की जो आपकी क्या विधायिका है, इसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होता है, जिसका काम क्या होता है, लॉ बनाना है, लॉ मेकिंग बॉडी। तो लेजिस्लेचर जो होता है जिसका काम है लॉ मेकिंग, तो इंडिया में लॉ मेकिंग का काम किसके पास है बेटा, वो पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो लॉ मेकिंग का काम करती है। इसी वजह से पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट को ही हम क्या बोलते हैं, इंडिया का लेजिस्लेचर बोलते हैं। तो अब देखते हैं बेटा पार्लियामेंट के अंदर आपका क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम ऑर्गन की बात करेंगे तो इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसके कितने ऑर्गन है, ठीक है ना। सो इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसके अंदर बेटा 3 ऑर्गन्स है, 3 ऑर्गन हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो इसके अंदर बेटा आपका ऑर्गन है उसे हम बोलते हैं लोकसभा। लोकसभा आपका सबसे पहला क्या हो गया बेटा, ऑर्गन हो गया, या एक हाउस हो गया। दूसरा जो ऑर्गन आता है इसके अंदर बेटा वो आपका है राज्यसभा। तो राज्यसभा इसका दूसरा ऑर्गन हो गया। इज इट क्लियर। और जो थर्ड ऑर्गन है बेटा, थर्ड ऑर्गन आपका होता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये 3 ऑर्गन होते हैं हमारी जो पार्लियामेंट है उसके 3 ऑर्गन्स हैं। सो वी हैव लोकसभा, वी हैव राज्यसभा एंड वी हैव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन है, 3 ऑर्गन है। इसमें से वी हैव डन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बेटा हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज अभी हम इसके अंदर क्या देखेंगे, हम देखने वाले हैं लोकसभा के बारे में और हम देखने वाले हैं राज्यसभा के बारे में। अब सबसे पहले बेटा अगर हम लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा के अंदर देखते हैं कि लोकसभा के अंदर आपका क्या क्या है और क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं। सबसे पहले अगर लोकसभा के अंदर हम बात करते हैं बेटा कि लोकसभा के अंदर जो मेनली स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है, लोकसभा की जो आपकी स्ट्रेंथ। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन्स हैं, तो आपको याद रखना है बेटा कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है इसके पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स है, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि पार्लियामेंट जो है उसके कितने हाउसेस है, तो कितने हाउस हैं, 2 हाउस हैं, एक लोकसभा पहला हाउस और आपका राज्यसभा दूसरा हाउस, 2 हाउस आपके इनके अंदर है। अच्छा, दूसरी बात अगर हम लोकसभा की बात करेंगे बेटा, लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा जो है, चलिए पहले मैं इसको यहां पे लिख ही देता हूं कि लोकसभा जो है, लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल, ये आपका पीपल का हाउस है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग जिन लोगों को वी कैन से डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों के डायरेक्टली जिसको हम इलेक्ट करते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, ये डायरेक्टली जाकर के हम इनको लोकसभा में क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम इस लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। और लोकसभा को और क्या बोला जाता है, लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस। लोकसभा को हम बेटा लोअर हाउस भी बोलते हैं। इज क्लियर। दूसरा अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे तो बेटा राज्यसभा जो है, राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा इज अपर हाउस, राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं। इसके अलावा राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी है, जो कि स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे यहाँ पे स्टेट्स है, जो हमारे यहाँ पे क्या है, राज्य है, उत्तराखंड है, यूपी है, तमिलनाडु है, केरला है, महाराष्ट्र है, असम है। तो इतने जो 28 के 28 स्टेट्स हैं और जो हमारे यहाँ पे यूटीज हैं, उनको रिप्रेजेंट करने वाला आपका क्या है, राज्यसभा है, राइट। अब सबसे पहले अगर हम लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा के अंदर पहला पॉइंट आपको समझ आ चुका है कि लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी इसको बोला जाता है, और इसको हम लोअर हाउस भी इसको बोलते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर हम इसके अंदर बात करते हैं तो बेटा अगर हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे कि लोकसभा की स्ट्रेंथ क्या है, कितने लोग यहां पर आपके हैं, तो बेटा इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 550। टोटल स्ट्रेंथ जो लोकसभा की है बेटा वो 550 सीट्स हैं, राइट, इतनी सीट्स हैं। लेकिन आज के टाइम पे यहां बोलेंगे जो करंट टाइम पे यहां पर कितने मेंबर हैं, तो अभी करंट टाइम पे बेटा यहां पे 545 मेंबर्स आपके बैठे हुए हैं। टोटल सीटें कितनी है, 550 सीटें हैं, लेकिन आज के टाइम पे लोग कितने हैं वहां पे, कितने सीटें आपकी फुल है, तो 545 सीटें आपकी फुल है। 2020 से पहले, 2020 से पहले क्या होता था
कि टू मेंबर्स को यहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकता था, अपॉइंट कर सकता था या नॉमिनेट कर सकता था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर थी कि वो यहां पर लोकसभा के अंदर 2 मेंबर्स को जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उन 2 मेंबर्स को क्या कर सकते थे, अपॉइंट कर सकते थे या उनको यहां पे नॉमिनेट कर सकते थे। ये प्रेसिडेंट के पास पावर थी। लेकिन 2020 के बाद में इसको आपका कैंसिल कर दिया गया है। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब लोकसभा के अंदर किसी भी मेंबर को नॉमिनेट नहीं कर सकता है। जितने भी मेंबर्स यहाँ पे 545 मेंबर्स आज के टाइम पे बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे मेंबर्स क्या होंगे, आपके इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। और इन्हें इलेक्ट कौन करेगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो भारत के लोग हैं, राइट, हम इन्हें क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट करेंगे। तो लोकसभा के अंदर आई होप बेटा यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि लोकसभा का जो आपका मेनली टेन्योर होता है, लोकसभा का जो आपका क्या होता है बेटा, मेनली जो इसका टेन्योर होता है, इसका जो टर्म होता है, कितने टाइम पीरियड के लिए होता है, तो लोकसभा बेटा आपका 5 साल तक होती है, 5 साल चलती है, राइट। तो लोकसभा का जो आपका टाइम पीरियड होता है वो 5 साल चलती है। प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उनका कितना टेन्योर होता है, कितना टर्म होता है, तो आपको ये बात को यहां पे याद रखने की जरूरत है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर के बारे में कुछ नहीं बोलता है, कि कोई फिक्स टर्म नहीं देता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो 5 साल ही रहेगा या 6 साल ही रहेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ये बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तब तक अपनी पोस्ट पर होगा as long as he has got the support of majority in the लोकसभा, ये ऑफ द लोकसभा। जब तक प्राइम मिनिस्टर के पास लोकसभा की मेजोरिटी का सपोर्ट है तब तक प्राइम मिनिस्टर जो है क्या रहेगा, पीएम रहेगा। जैसे ही उससे लोकसभा की मेजोरिटी हट जाती है या कम हो जाती है तो वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी पोस्ट को उसको छोड़ना पड़ेगा, अपने पोस्ट से उसको इस्तीफा या रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। तो आपको ये बात यहां पे याद रखने की जरूरत है। अच्छा, नाउ प्राइम मिनिस्टर 5 साल अपने पूरे करता है एज व्हाट वी कैन से, अगर प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ गया अपनी पोस्ट से, लेकिन तब भी वो लोकसभा का मेंबर होता है, बिकॉज एज अ लोकसभा मेंबर हर मेंबर को अपने 5 साल पूरे करने पड़ेंगे, राइट। भले ही वो प्राइम मिनिस्टर आपका अब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बट ही विल रिमेन द मेंबर ऑफ लोकसभा, वो लोकसभा का मेंबर आपका रहेगा, ठीक है। तो याद रखना बेटा, लोकसभा का जो आपका टेन्योर होता है, लोकसभा का जो आपका टर्म होता है वो आपके 5 साल होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके पास आता है कि क्या लोकसभा का टर्म आपका बढ़ाया जा सकता है, सो द आंसर विल बी यस। लोकसभा का आपका जो टर्म होता है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि लोकसभा का टर्म जो बढ़ता है वो किस सरकमटेंस पे बढ़ेगा, कौन सी ऐसी स्थिति आएगी कि जब लोकसभा का टेन्योर हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, आपका उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, सॉरी। तो बेटा लोकसभा का टर्म को हम 5 साल से 1 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं, 6 साल कर सकते हैं, मतलब उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये आपका होता है केवल इमरजेंसी के टाइम पे। जब इमरजेंसी आपकी लगती है, मान के चल लीजिए इमरजेंसी आपकी है, अब इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 के अंदर है, जिसको हम बोलते हैं बेटा नेशनल इमरजेंसी। तो जब आपकी नेशनल इमरजेंसी लगती है जो कि आर्टिकल 352 के अंदर है, हम एक चैप्टर पढ़ेंगे बाद में जाकर के इमरजेंसी का, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि 3 टाइप की इमरजेंसी हमको देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। सो फर्स्ट वी हैव आर्टिकल 352 दैट इज नेशनल इमरजेंसी। दूसरा बेटा हमारे पास होता है आर्टिकल 356 दैट इज प्रेसिडेंशियल रूल, और थर्ड हमारे पास होता है आर्टिकल 360 दैट इज नोन एज फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो बेटा इमरजेंसी जो होती है हमारी, जो कि नेशनल इमरजेंसी है, ये मेनली कब लगती है कि मान के चल लो जब हमारे इंडिया के अंदर कुछ अंदर ही कुछ वी कैन से इंटरनल कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए, इंडिया के अंदर ही आपका कुछ सिविल वॉर हो जाए, राइट, या बाहर से अगर वॉर इंडिया के ऊपर हो जाए, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या डिक्लेयर कर सकता है, वो इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। तो ओनली जब हमारे यहाँ पे इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे जब हमारी लगती है, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे हम लोकसभा का जो कार्यकाल है, लोकसभा का जो आपका क्या टेन्योर है, उसको हम 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। मतलब 5 साल अगर लोकसभा ने पूरा कंप्लीट यहाँ पे किया है, 5 साल पूरा कंप्लीट यहाँ पे कर दिया है, लेकिन इसी टाइम पीरियड पे आपका इमरजेंसी लग जाती है, तो लोकसभा का
टेन्योर 1 साल इंक्रीज कर दिया जा सकता है, 1 साल बढ़ाया जाता है। और अगर आपकी उसके बाद तक भी ये इमरजेंसी होती है, उसके बाद तक भी चलती है, तो फिर से इसको आप 1 साल और इंक्रीज कर सकते हैं। फिर और आगे चलती है इमरजेंसी, तो फिर इसको हम 1 साल, मतलब ये है कि हम एक बारी में केवल 1 साल ही बढ़ाएंगे, लेकिन इसका कोई आपका क्या नहीं है, लिमिट नहीं है कि आपको केवल इतने ही साल तक बढ़ाना है, राइट। आप इसे कितने भी साल के लिए बढ़ा सकते हो, जब तक आपकी इमरजेंसी लगी है तब तक आप एक एक साल करके लोकसभा का टेन्योर को क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, राइट। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मतलब आप 1 साल मतलब एक साथ आप यहाँ पे 2 साल बढ़ा दो, या एक साथ आप यहाँ पे 3 साल बढ़ा दो, नहीं, आप एक बारी में लोकसभा का यहाँ पे टेन्योर 1 साल ही बढ़ाएंगे। इज इट क्लियर? 1 साल ही बनाएंगे, राइट। अगर आगे फिर भी इमरजेंसी होती है तो फिर 1 साल और बढ़ाएंगे, फिर 1 साल और, फिर 1 साल और, इस टाइप से। अगर आपकी इमरजेंसी बीच में ही खत्म हो गई, या अगर आपकी इमरजेंसी खत्म हो जाती है, तो क्या होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर, 6 मंथ्स के अंदर अंदर न्यू इलेक्शन यहां पे करवाने पड़ते हैं, और न्यू जो आपकी लोकसभा है, न्यू लोकसभा को आपकी आ जानी चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर, जब इमरजेंसी आपकी हट जाती है। तो आई होप बेटा ये पोर्शन सबको समझ में आ गया होगा कि लोकसभा का जो आपका क्या टेन्योर है वो मेनली 5 साल का होता है, लेकिन इमरजेंसी की उसमें जब आपकी इमरजेंसी लगती है तो इमरजेंसी के टाइम पीरियड में हम लोकसभा के टेन्योर को एक एक साल करके क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मतलब एक बारी में हम 1 साल बढ़ाएंगे। अगर इमरजेंसी फिर भी आपकी चल रही है, एक्सटेंड हो रही है, तो फिर आप उसको 1 साल और बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि 2 साल एक ही बारे में हमने बढ़ा दिया या 3 साल एक बारी में बढ़ा दिया, नहीं, बल्कि हम एक एक साल करके उसको हम एक्सटेंड करते रहेंगे। आई होप दिस पोर्शन इज क्लियर। तो बेटा ये वाला पोर्शन आपको आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम चले, इसको मैं पहले यहां मिटा देता हूं। अब अगर हम लोकसभा की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि लोकसभा के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कोई भी मेंबर या कोई भी पर्सन अगर लोकसभा का मेंबर बनना चाह रहा है या लोकसभा के लिए इलेक्शन को फाइट करना चाह रहा है, तो उसके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सबसे पहले जो कि हर चीज में है, सबसे पहले इसके अंदर आता है बेटा दैट ही और शी मस्ट बी द सिटीजन, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कि क्या होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन जो है पहले होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पोर्शन बेटा इसके अंदर आता है कि ही और शी मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ, he or she must have attained the age of 25 years। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है कि कोई भी पर्सन अगर वो इंडिया का क्या है, सिटीजन है, अगर वो इंडिया का नागरिक है और उसके पास 25 इयर्स की एज उसने पार कर दी हो, तो ही और शी इज एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो वो लोकसभा के इलेक्शन को फाइट कर सकता है या सकती है, ठीक है। जैसे हमने देखा था बेटा प्रेसिडेंट के अंदर, या हमने देखा था वाइस प्रेसिडेंट के अंदर, वहां पे हमने देखा था कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितनी एज चाहिए होती है। तो बेटा उनके लिए 35 इयर्स को पार वहां पे चाहिए होती है। लेकिन अगर आप लोकसभा के मेंबर के लिए इलेक्शन फाइट कर रहे हैं तो आपको कम से कम 25 एज का होना पड़ेगा। सो आई होप बेटा दिस पोर्शन इज क्लियर। थर्ड, आप इसके अंदर ये मान लीजिए कि आपका जो नाम है वो किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कोई ना कोई पार्लियामेंट्री कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। इसका मतलब यह है, देखिए अगर मैं आपको बताऊं that he should have registered as a voter in any parliamentary constituency, he should have, यहां लिख रहा हूं, और we can say must have registered as a voter in voter list of any constituency excuse me in India। देखो बेटा अगर मान के चल लीजिए मैं अगर लोकसभा के इलेक्शन को फाइट कर रहा हूं, तो सबसे पहले क्या है कि मुझे भारत का नागरिक होना पड़ेगा, मैं इंडिया का सिटीजनशिप मुझे होना पड़ेगा जो मैं हूं। तो ये कॉलम मैंने कर दिया टिक। दूसरा कॉलम दैट ही मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 25, अगर मैं 25 से ऊपर हूं तो ये कॉलम भी हो गया टिक।
तीसरा ये है that he should have registered as a voter in voter list of any constituency in India. इंडिया के अंदर जितनी कोई भी एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर आपकी वोटर लिस्ट है तो उस वोटर लिस्ट के अंदर मेरा भी क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। तो आप क्या हो सकते हो, आप प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए क्या हो, एलिजिबल हो, आप इलेक्शन को फाइट कर सकते हो। तो ये इसकी तो ये आपका जो है आपका लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्या है, एलिजिबिलिटी है। तो आप लोकसभा का मेंबर क्या हो सकते हो के लिए इलेक्शन आप फाइट कर सकते हो। तो ये हमने देखा बेटा एलिजिबिलिटी के इसके अंदर। अच्छा, अगर हम बेटा इसके अंदर देखते हैं कि लोकसभा का जो आपका स्पीकर होता है, देखो जैसे हम अभी इसके बाद पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा जो होता है बेटा, राज्यसभा का जो आपका चेयरमैन होता है, ठीक है, राज्यसभा का जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं चेयरमैन, और लोकसभा का जो आपको वी कैन से हेड होता है उसको हम बोलते हैं स्पीकर, ठीक है ना। तो राज्यसभा का आपका सभापति होता है, इसको हम चेयरमैन बोलते हैं, और लोकसभा का आपका स्पीकर होता है जिसको हम बोलते हैं अध्यक्ष, ठीक है ना। तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है, लोकसभा का जो आपका हेड होता है, अब थोड़ा इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो लोकसभा का स्पीकर, ठीक है, आपका जो क्या होता है, हेड होता है, इनके बारे में हम यहां पे बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि लोकसभा का जो आपका इलेक्शन होता है, या सॉरी लोकसभा स्पीकर का जो आपका इलेक्शन होता है, तो लोकसभा का स्पीकर का इलेक्शन कैसे होता है, जो लोकसभा के लोग होते हैं वो अपने आपस में ही लोकसभा के लिए एक स्पीकर को क्या करता है बेटा, इलेक्ट करता है, एक स्पीकर को वहां पे अपॉइंट किया जाता है, राइट। मान के चल लीजिए 545 मेंबर्स आपके एक न्यू लोकसभा इलेक्शंस हुए, और 545 मैंने बताया था 545 मेंबर्स है, तो 545 मेंबर्स आपके लोकसभा के अंदर इलेक्ट होकर के वहां पे आ गए। अब ये 545 मेंबर्स क्या करेंगे, ये अपने आपस में वोटिंग वगैरह करेंगे और अपने में से ही एक बंदे को क्या बना देंगे, लोकसभा का स्पीकर बना देंगे, ठीक है। तो वो बंदा जाकर के स्पीकर की कुर्सी में जाकर के बैठ जाएगा, और फिर वो अपने आपस में एक और को अपॉइंट करेंगे जो कि आपका क्या बनेगा, वो आपका डेप्यूटी स्पीकर बनेगा, ठीक है ना। तो स्पीकर जो है अपने आपस में इलेक्ट करेंगे तो एक स्पीकर बन जाएगा, और अपने आपस में ही इलेक्ट करने के बाद एक क्या बन जाएगा, आपका डिप्यूटी स्पीकर बन जाएगा। तो आई होप बेटा यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब अच्छा, एक और बात मैंने आपको यहां पे पहले बतानी थी कि जो लोकसभा का मैंने आपको बताया बेटा 5 साल का पूरा क्या टेन्योर है, लोकसभा का 5 इयर्स का क्या है बेटा, यहाँ पे टेन्योर है। तो आपको एक बात यहाँ पे याद रखने की जरूरत है कि लोकसभा को जो है 5 साल से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। मैं एक पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं कि लोकसभा जो है, लोकसभा को 5 साल से पहले भी क्या कर दिया जा सकता है बेटा, डिसॉल्व कर दिया जा सकता है, उसे खत्म कर दिया जा सकता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं दैट द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड, लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड बिफोर 5 years by the President of India. By the President of India. तो आपको याद रखने की जरूरत है कि लोकसभा जो है, लोकसभा का वैसे 5 साल का टेन्योर होता है, लेकिन लोकसभा को 5 साल से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है, जो कि किसका काम है, प्रेसिडेंट का काम है। ये मैंने आपको पढ़ाया होगा, जो हमने प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था कि प्रेसिडेंट का काम है लोकसभा को क्या करना है बेटा, ये आपका इसको खत्म करना, इसे क्या करना, आपका डिसॉल्व करना। वहीं हम अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा बेटा वो कभी भी आपका क्या नहीं होता है, डिसॉल्व नहीं होता है, बिकॉज राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। राज्यसभा आपका एक परमानेंट हाउस है, लेकिन लोकसभा आपका परमानेंट हाउस बिल्कुल नहीं है, राइट। ये हर 5 साल बाद या 5 साल से पहले भी क्या हो जाता है, आपका डिसॉल्व हो जाता है, और इसे डिसॉल्व करने का काम किसका है, वो प्रेसिडेंट का काम है। अब यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी मन मर्जी से लोकसभा को डिसॉल्व करता है, सो द आंसर विल बी नो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी मन मर्जी से लोकसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकता है, बट ही डज इट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसको जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी एडवाइस पर ही वो क्या करता है, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है।
तो अगर क्वेश्चन आएगा लोकसभा को जो है आपका डिसॉल्व करने की पावर किसके पास है, तो आपको याद रखना है प्रेसिडेंट के पास इसकी पावर है। क्या राज्यसभा भी जो है आपका यहाँ पे व्हाट वी कैन से आपका डिसॉल्व हो सकता है? सो द आंसर विल बी नो। राज्यसभा आपका कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, बिकॉज राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। राज्यसभा जो होता है बेटा, राज्यसभा आपका परमानेंट हाउस होता है। ठीक है, आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। ओके नाउ इसके बाद हम यहां पे देखते हैं। अच्छा, अब अगर हम बेटा यहाँ पे थोड़ा सा स्पीकर की और बात कर लें, तो स्पीकर जो है, अगर हम स्पीकर की सैलरी के बारे में करते हैं बात बेटा, तो स्पीकर की सैलरी जो है वो कहां से आती है? जो स्पीकर होता है लोकसभा का स्पीकर, इसकी सैलरी कहां से आती है? तो बेटा इसकी सैलरी आपकी आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो बेटा ये कंसोलिडेटेड फंड क्या है? देखो बेटा हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, इनके पास अपने अपने फंड्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, राइट। कुछ और फंड भी आपके पास होता है, जैसे एक आपका होता है कंटिजेंसी फंड, ठीक है, जो आपके इमरजेंसी फंड होता है। तो इस टाइप से आपके काफी सारे फंड होते हैं। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जैसे हम लोग कोई भी व्हाट वी कैन से, हम जो भी पैसा पे कर रहे हैं सरकार को, कोई भी टैक्स पे कर रहे हैं या हम फाइन पे कर रहे हैं, तो वो सारा पैसा सरकार किसके अंदर डालती है? वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर ही डालती है। अब सरकार यहां से जब पैसा निकालती है तो उसी पैसे को हमारे जो सोशल वेलफेयर में लगाती है, जैसे रोड्स बना दिए, एयरपोर्ट बना दिए, हमारे लिए जो है यहाँ पे आपका ब्रिजेस बना दिए। तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही पैसे निकाल करके जब आपका क्या होता है बजट पास होता है, तो बजट पास होने के बाद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाले जाते हैं और उसको इंडिया में यहाँ पे खर्च किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। तो और जो हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, लाइक स्पीकर है, आपका प्रेसिडेंट है, आपका सुप्रीम कोर्ट के सारे के जजेस हैं, आपका पीएम है, तो इन सबकी सैलरी बेटा जो आती है, सैलरी निकलती है, इनकी जो आपकी पेंशन निकलती है, ये सारे के सारा किसके ऊपर होता है? ये कंसोलिडेटेड फंड से ही आती है, राइट। तो आपको याद रखना है कि जो स्पीकर है लोकसभा का, जो स्पीकर है लोकसभा का, स्पीकर की सैलरी बेटा किससे आती है? वो आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही आती है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मान के चलिए इफ द स्पीकर इज नॉट देयर या इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर, जब स्पीकर आपका एब्सेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर, स्पीकर की एब्सेंस में कौन वहां पे चेयर करेगा? कौन वहां पे आपका स्पीकर बनेगा? तो जो आपका डेप्यूटी स्पीकर होगा वो एज अ स्पीकर वहां पे क्या करेगा? काम करेगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, डेप्यूटी स्पीकर, जो तो आपका डेप्यूटी स्पीकर होगा, इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर एक्ट्स एज स्पीकर। उस टाइम पे जो आपका डेप्यूटी स्पीकर होता है वो आपका क्या करता है? उस चेयर को संभालता है, या वो क्या करता है? एज अ स्पीकर वहां पे काम करता है, ठीक है। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसकी वोटिंग राइट के बारे में बात करते हैं, स्पीकर, क्या स्पीकर वोट दे सकता है? वोटिंग देने का मतलब यह है कि वो किसी को इलेक्ट नहीं कर रहा है, वो किसी को अपॉइंट नहीं कर रहा है। वोट देने का मतलब यह है कि लोकसभा के अंदर जो भी आपके बिल्स आते हैं, जैसे कोई लॉ बनना होता है या कोई पॉलिसी बननी होती है, तो लॉ बनने से पहले उसको पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर क्या होता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है। तो उससे पहले पास करना पड़ता है, दोनों हाउसेस से पास करना पड़ता है। पास करने के लिए होती है वोटिंग, मतलब यस मैं इस बिल के फेवर में हूं, या नो मैं इस बिल के फेवर में नहीं हूं, या इसके अगेंस्ट हूं। तो इस टाइप से आपकी होती है वोटिंग। तो लोकसभा के सारे मेंबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वहां पे वो आपका वोट देते हैं, राइट। सारे मेंबर्स वहां पे वोट देते हैं बिल के ऊपर, दैट वी आर इन फेवर ऑफ दिस बिल और वी आर अगेंस्ट दैट बिल, जो भी है, राइट। लेकिन याद रखना आपको स्पीकर के पास वोट देने का राइट नहीं होता है। क्या ये बिल के ऊपर वोट कर सकता है? सो द आंसर विल बी नो। स्पीकर आपका वोट देने के इसके पास क्या नहीं है, आपका बिल्कुल राइट नहीं है। लेकिन यस उसमें ये वोट दे सकता है, एक कंडीशन में ये वोट दे सकता है,
कि जब आपका लोकसभा के अंदर बिल के ऊपर बेटा क्या हो जाए, आपका डेड लॉक हो जाए। अब ये डेड लॉक का मतलब क्या है? डेड लॉक का मतलब ये, मान के चल लीजिए आज एक बिल पास होना है, ठीक है, और मान के चल लीजिए लोकसभा में वैसे 545 मेंबर्स होते हैं, लेकिन इन 545 मेंबर्स में से आ रखे हैं आपके 400 लोग आ गए, ठीक है, 545 में से 400 लोग आ गए। अब एक बिल पास होना है तो बोला गया है कि इन 400 के 400 लोगों को बोला गया है कि आपको इस बिल के ऊपर क्या करना है, वोट करना है। तो अब सबने वोट किया। अब जब वोटिंग वहां पे गिने गए तो 200 का आया कि यस और 200 का आया नो, कि इस बिल को, मतलब 200 लोगों ने बोला कि इस बिल को पास होना है, तो उन्होंने यस में वोट कर दिया, और 200 ने बोला कि नहीं ये बिल आपका पास नहीं होगा, तो इसमें 200 ने क्या बोल दिया, नो ये बिल पास नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं बेटा यहाँ पे डेडलॉक। तो कि 200 यस 200 नो, बिल्कुल आपका क्या हो गया, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो गया, आपका बराबर हो गया। तो क्या, तो इस हम क्या मानेंगे, इसको हम यस मानेंगे या इसको नो मानेंगे? तो इस केस में क्या होता है, जब आपका डेडलॉक हो जाता है, इस केस में क्या होता है कि जो स्पीकर होता है वो अपना फाइनल वोट देता है, राइट। जो भी स्पीकर अगर देगा यस, तो यस वालों की वोट के नंबर आपके हो जाएंगे 201, तो मतलब आपका बिल पास हो जाएगा। अगर स्पीकर बोलेगा नो, तो नो वालों का नंबर हो जाएगा आपका 201, तो मतलब वो बिल आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना बेटा स्पीकर। अच्छा, ये केस आपका जब हम पढ़ेंगे आपका राज्यसभा, तो राज्यसभा का जो आपका चेयरमैन होगा उसके लिए भी है। राज्यसभा का चेयरमैन जो होगा उसके पास भी वोट देने का राइट बिल्कुल नहीं होता है। वो भी तभी वोट देगा जब बिल में आपका डेडलॉक आ जाए, सेम नंबर ऑफ पर्संस आर सेइंग यस एंड सेम नंबर ऑफ पर्संस आर सेइंग नो, तो आपका डेडलॉक हो चुका है। उस केस में स्पीकर लोकसभा का और चेयरमैन राज्यसभा का, वो उस टाइम पे क्या बोल सकते हैं, वो उस टाइम पे अपना वोट दे सकते हैं। आई होप दिस पोर्शन इज क्लियर, ठीक है ना। तो ये आपका स्पीकर के अंदर है बेटा। आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर बेटा एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पीकर जो है स्पीकर जो है जो, अच्छा इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं, इसको मैं यहां से बेटा यहां से मैं इसको रफ कर देता हूं। आई होप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। अब अगर मैं लोकसभा के स्पीकर की अगर बात करूं बेटा, रेजिग्नेशन की बात करूं, कि लोकसभा का स्पीकर जो है वो किसको अपना रेजिग्नेशन देता है, वो किसे रिजाइन कर दे, वो किसको रिजाइन करता है? तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसका जो रेजिग्नेशन होता है ये किसको रिजाइन करता है? बेटा एक बार आपको सिंपल से याद रखने यहाँ पे है जरूरत है कि स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? डेप्यूटी स्पीकर को देगा। जो लोकसभा का आपका डेप्यूटी स्पीकर है उसको देगा। और डेप्यूटी स्पीकर को अगर अपना इस्तीफा देना है, रेजिग्नेशन देना है, तो ये किसको देगा? ये स्पीकर को देगा। ये वाइस वर्सा है, आपको ये याद रखना है। स्पीकर को अगर रेजिग्नेशन देना है, अगर अपना पद को छोड़ रहा है, किसको देगा? डिप्यूटी स्पीकर को। और अगर डिप्यूटी स्पीकर को अपनी पोस्ट खाली करनी है, मतलब उसको छोड़ रहा है, रिजाइन दे रहा है, तो किसको रिजाइन करेगा? वो स्पीकर को ही रिजाइन करेगा, ठीक है। इसके अलावा हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी सेम देखा था कि प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को देता है। और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? वो बेटा प्रेसिडेंट को देता है। तो आपको ये चीज को याद रखना है अच्छे से, ठीक है ना। आई होप दिस पोर्शन इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने देखा बेटा कि कैसे हम या कैसे स्पीकर अपना इस्तीफा दे सकता है, कैसे वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे को अपना व्हाट वी कैन से रेजिग्नेशन एक दूसरे को देते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमको स्पीकर को हटाना है, रिमूवल मतलब अब ये खुद से रिजाइन नहीं करेगा, मतलब अब ये खुद से रिजाइन नहीं कर रहा है, बल्कि हमको उसको हटाना है। मींस हमको मतलब कि लोकसभा को अपने स्पीकर को हटाना है। तो स्पीकर को हटाने का क्या मेनली आपका प्रोसेस है बेटा, इसको देखते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो बेटा, चलिए इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, यहां पे आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे हम या कैसे लोकसभा अपने स्पीकर को हटा सकता है, कैसे उसका रिमूवल आपका हो सकता है।
तो लोकसभा के स्पीकर का रिमूवल कैसे हो सकता है, कैसे उसको उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। बेटा हटाने के लिए लोकसभा के ही अंदर एक रेजोल्यूशन आता है, एक रेजोल्यूशन आता है, एक टाइप का आपका क्या आता है, प्रपोजल आता है। उस प्रपोजल में यही लिखा होगा कि भैया ये जो आपका स्पीकर है इसको हमें हटाना है करके, ठीक है ना। तो उसको हटाने के लिए एक क्या आता है, रेजोल्यूशन आता है। अब रेजोल्यूशन जो आता है तो इसमें आपकी होती है वोटिंग, इसमें आपकी वोटिंग होती है। तो वोटिंग जब आपकी होती है तो इस पे देखा जाता है कि कितने ज्यादा लोगों ने इस पे आपका यस बोला है। तो ज्यादा लोगों को अगर आपका यस आता है, मतलब वोटिंग में देखते हैं बेटा यहाँ पे मेजोरिटी, वोटिंग जो आपकी मेजोरिटी है उसको यहाँ पे देखा जाता है। तो वोटिंग जो आपकी मेजोरिटी होती है, अगर यस में ज्यादा वोट है कि हाँ हमें क्या करना है, स्पीकर को हटाना है, तो स्पीकर क्या हो जाता है, अपनी पोस्ट से हट जाता है। तो इस टाइप से जो आपका लोकसभा का बेटा स्पीकर होता है, लोकसभा के स्पीकर को हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक चीज और करना पड़ता है। जैसे हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अंदर देखा था कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हटाना होता है तो हमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कम से कम 14 डेज पहले नोटिस देना होता है कि हम आपको हटाने की जो क्या प्रोसेस है उसको शुरू करने वाले हैं। तो ऐसे ही स्पीकर के अगेंस्ट भी होता है। जो लोकसभा का जो स्पीकर है, लोकसभा का जो स्पीकर है उसको बेटा कम से कम इसको भी 14 डेज पहले यहां पे नोटिस दे दिया जाता है कि हम आपको हटाने के लिए रेजोल्यूशन लाने वाले हैं लोकसभा के अंदर, ताकि वो अपना जो भी डिफेंस है उसको रेडी कर सके। तो 14 दिन पहले इसको बता दिया, फिर 14 दिन बाद स्पीकर के अगेंस्ट लोकसभा में क्या आ गया, एक रेजोल्यूशन आ गया। अब रेजोल्यूशन आने के बाद क्या होता है, जिसकी वहां पे वोटिंग मेजोरिटी देखी जाती है। अगर वोटिंग मेजोरिटी ज्यादा है, वहां पे क्या ये आपका यस में वोट है, तो स्पीकर को अपनी उसकी पोस्ट से हटा दिया जाता है। तो इस टाइप से हमने देखा लोकसभा के अंदर क्या है, क्या क्या चीजें, और लोकसभा का जो स्पीकर है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, अब एक और बात यहां पे सुन लो। अगर मान के चल लीजिए कि लोकसभा का स्पीकर आपका हट गया, या हमने इसको जो है ये आपका हटा दिया, तो उस टाइम पे कौन काम करेगा एज अ स्पीकर, ये आपको सिंपल से पता है। उस टाइम पे बेटा जो हमारा डेप्यूटी स्पीकर होगा वो एज अ स्पीकर क्या करेगा, काम करेगा। जो हमारा डेप्यूटी स्पीकर होगा वो एज अ स्पीकर काम करेगा, या वो क्या लेगा बेटा, स्पीकर का चार्ज लेगा। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। और डेप्यूटी स्पीकर तब तक स्पीकर की चेयर संभालेगा जब तक न्यू स्पीकर वहां पे अपॉइंट होकर के ना आ जाए। तो आई होप बेटा आज का जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। आज हमने पार्लियामेंट के अंदर जो पहला हाउस है, लोकसभा है, उसको देखा, या पार्लियामेंट का पहला ऑर्गन हमने देखा, दैट इज लोकसभा। जो हमने प्रेसिडेंट, जो एक और ऑर्गन है वो हमने पहले कंप्लीट कर दिया है, उससे हमने पूरा जो प्रेसिडेंट है उससे हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा ऑर्गन आज हमने कंप्लीट कर दिया, दैट इज लोकसभा, या फर्स्ट हाउस ऑफ लोकसभा हमने आज कंप्लीट कर दिया है। कल या नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे बेटा दूसरे हाउस के बारे में, दैट इज राज्यसभा, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।